हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 11 साइकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। देखो, जो ये टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली इस टॉपिक से आता है। तो पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना, क्योंकि पूरा टॉपिक इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। देखो, पहले लोग साइकोलॉजी को नहीं जानते थे, ह्यूमन के बिहेवियर को हम फिलोसॉफी में ही स्टडी करते थे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी की जो रूट्स हैं वो आती है फिलोसॉफी से, क्योंकि फिलोसॉफी में ही ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया गया था कि ह्यूमन किस सिचुएशन में किस तरह से इंटरेक्ट करता है, रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन देखो, फिलोसॉफी में जो भी ह्यूमन बिहेवियर का एक्सप्लेनेशन होता था, ज्यादातर ये कॉमन सेंस पर बेस्ड होता था या फिर लोगों के व्यू पॉइंट पर, जिसे साइंटिफिकली टेस्ट नहीं किया जा सकता था, वेरीफाई नहीं किया जा सकता था। इस वजह से साइकोलॉजी का बर्थ हुआ। तो साइकोलॉजी में हम ह्यूमन बिहेवियर को साइंटिफिकली टेस्ट करते हैं, उसके लिए लैब एस्टेब्लिश की जाती है ताकि उसमें टेस्टिंग की जा सके, वहां पर कंक्लूजन्स ड्रॉ किए जा सके। तो देखो, सबसे पहली एक्सपेरिमेंटल लैब एस्टेब्लिश की गई थी लिप्जिग में। द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी वाज एस्टेब्लिश्ड इन लिप्जिग। लिप्जिग कहाँ है? ये है जर्मनी में, बाय विल्हेम वुंड इन 1879। देखो, ये जो 3 लाइनें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन तीनों लाइनों में से 1 मार्कर क्वेश्चन आपके 3 बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहली लैब किसने एस्टेब्लिश की थी? तो आपको पता होना चाहिए ये थे विल्हेम वुंड। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि पहली एक्सपेरिमेंटल लैब कब एस्टेब्लिश की गई थी? तो ये है 1879। और तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लैब ऑफ साइकोलॉजी जो विल्हेम वुंड ने एस्टेब्लिश की थी 1879 में, वो कहां पर एस्टेब्लिश की थी? तो ये जगह थी लिप्जिग, जो है जर्मनी में। तो समझ में आया? यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं जो 1 मार्कर में आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। समझ आ गया? अब देखो, जो विल्हेम वुंड थे, ये इंटरेस्टेड थे ह्यूमन माइंड के कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को स्टडी करने में। तो इन्होंने डेवलप किया स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच टू स्टडी स्ट्रक्चर और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ माइंड थ्रू इंट्रोस्पेक्शन। देखो, जो साइकोलॉजिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को स्टडी करते थे, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ माइंड को स्टडी करते थे, उस अप्रोच को बोला जाता है स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच। तो इस अप्रोच में क्या होता था कि माइंड के बिल्डिंग ब्लॉक्स को स्टडी किया जाता था, स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता था कि किन चीजों से हमारा माइंड बना है। लेकिन यहाँ पर जो टेक्निक फॉलो की जाती थी वो थी इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? प्रोसेस in which individual is asked to describe his mental process and experiences। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें इंडिविजुअल, जिस पर हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना चाहते हैं, या फिर कोई सब्जेक्ट भी हो सकता है जिससे रिलेटेड हम स्टडी कंडक्ट करना चाहते हैं, उस पर्सन से ही पूछा जाता है कि वो अपनी मेंटल प्रोसेस को, अपने एक्सपीरियंसेस को खुद ही डिस्क्राइब करे। जैसे देखो, एक पर्सन है जो बिल्कुल आइसोलेटेड बैठा हुआ है, बिल्कुल उदास बैठा हुआ है, तो आप उससे जाकर ये पूछते हैं कि आप उदास क्यों बैठे हैं, क्या रीजन है कि आप यहाँ अकेले बैठे हैं। तो वहां पर वो पर्सन अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को खुद ही डिस्क्राइब करेगा। इसे हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। अब देखो, जो ये इंट्रोस्पेक्शन टेक्निक थी, ये ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाई, क्योंकि ये सब्जेक्टिव इन नेचर थी। जब आप एक्सपीरियंसिंग पर्सन से उसके मेंटल प्रोसेस के बारे में पूछते हैं, उसकी फीलिंग्स के बारे में पूछते हैं, तो हर पर्सन के अलग अलग तरह के रिस्पॉन्सेज होंगे। तो साइकोलॉजिस्ट ने इसे अपोज किया, इसे ज्यादा सक्सेसफुल
कंसिडर नहीं किया। तो अब एक नई लैब एस्टेब्लिश की गई अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, जिसका नाम था विलियम जेम्स। इन्होंने एस्टेब्लिश की एक दूसरी लैब इन कैम्ब्रिज एंड डेवलप फंक्शनलिस्ट अप्रोच। देखो, जो विलियम जेम्स थे, इन्होंने कहा कि हमें ह्यूमन माइंड के बिल्डिंग ब्लॉक्स और स्ट्रक्चर पर फोकस करने की बजाय ये फोकस करना चाहिए कि व्हाट द माइंड डज, कि जो हमारा माइंड है वो किस तरह से फंक्शन करता है, हमारा माइंड क्या काम करता है, इस चीज पर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि हमें फोकस करना चाहिए कि हमारा माइंड किन चीजों से बना हुआ है। दूसरा उन्होंने कहा एंड बिहेवियर फंक्शन इन डीलिंग विद पीपल एंड एनवायरनमेंट। इसके साथ साथ हमें ये भी स्टडी करना चाहिए कि किस तरह से हम लोगों के साथ डील करते हैं, हमारा जो बिहेवियर होता है किस तरह से वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है, हम किस तरह से अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडेप्ट कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। तो इन्होंने एम्फसाइज किया फंक्शन ऑफ माइंड पर। तो इस वजह से इस अप्रोच को बोला जाता है फंक्शनलिस्ट अप्रोच। तो इन दोनों के डिफरेंसेस आपको समझ में आए। जिन लोगों ने माइंड के स्ट्रक्चर पर स्टडी कंडक्ट की थी उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच, और जिन्होंने माइंड के फंक्शन पर स्टडी कंडक्ट की थी उन्हें हम बोलते हैं फंक्शनलिस्ट अप्रोच। तो ये दोनों आपको अच्छे से क्लियर हो गए। अब देखो, यहाँ पर एक और साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था जॉन डेवी। इन्होंने भी फेवर किया हाउ पीपल अडेप्ट विद एनवायरनमेंट। जॉन डेवी भी फंक्शनलिस्ट अप्रोच को ही फॉलो कर रहे थे, इसी को फेवर कर रहे थे। वो भी इसी चीज को मानते थे कि हमें इस चीज पर स्ट्रेस करना चाहिए कि हमारा माइंड किस तरह से फंक्शन करता है, हमारा बिहेवियर किस तरह से सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडेप्टेबल होता है, किस तरह से हम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं, अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं। समझ आया? अब आती है गेस्टोल्ट साइकोलॉजी। गेस्टोल्ट साइकोलॉजी फोकस करती है ऑन परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंस इज होलिस्टिक, अवर परसेप्चुअल एक्सपीरियंस इज मोर देन एलिमेंट्स। देखो, गेस्टोल्ट साइकोलॉजी फोकस करती है हमारे परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस पर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी भी चीज को परसीव करते हैं, किसी चीज को देखते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमें हर चीज के बारे में पता लगे। कई एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जिन्हें हम सबकॉन्शियस माइंड से गेन करते हैं। जैसे देखो, आप एक मूवी देख रहे हैं तो मूवी में बहुत सारी ऐसी इमेजेस होती हैं जो बहुत रैपिडली मूव करती हैं, जिन्हें आप माइन्यूटली ऑब्जर्व नहीं करते। तो इसी तरह से हम अपनी रियल लाइफ में जब किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, परसीव करते हैं, तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जिन्हें हम सबकॉन्शियस माइंड से रिसीव करते हैं, उनके बारे में हमें पता ही नहीं लगता, लेकिन हम एक्सपीरियंसेस को गेन कर लेते हैं। इस वजह से कहा गया है एक्सपीरियंसेस होलिस्टिक। आपको ये ध्यान रखना है कि होलिस्टिक ये वर्ड आता है गेस्टोल्ट साइकोलॉजी में। होलिस्टिक को हम हिंदी में कहते हैं समग्र, समग्र, सर्वांगीण। यानी जब हम एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं तो हम उन्हें एलिमेंट्स में गेन नहीं करते, पार्ट्स में गेन नहीं करते, हम उसे एज अ होल गेन करते हैं, लेकिन हमें उन एक्सपीरियंसेस के बारे में पता नहीं लगता। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है जॉन वाटसन। देखो, जॉन वाटसन ने कहा कि साइकोलॉजी एज स्टडी ऑफ बिहेवियर और रिस्पॉन्सेस टू स्टिमुलाई, he developed behaviorism approach। अब देखो, जॉन वाटसन फोकस करते हैं कि साइकोलॉजी क्या है, ये बिहेवियर की स्टडी है, और जो हमारा बिहेवियर होता है वो होता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई की वजह से। जैसे स्टिमुलाई होती है, जैसा स्टिमुलस हमारे सामने प्रेजेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और वो चीज हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होती है। ये फोकस करते हैं, स्ट्रेस करते हैं बिहेवियरिज्म पर। देखो, बिहेवियरिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि किस तरह से
हम स्टिमुलस के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर एग्जिबिट होता है। सपोज आप मार्केट जा रहे हैं, मार्केट में आपको गोलगप्पे दिख जाते हैं, तो गोलगप्पे देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है और आप अपनी शॉपिंग को भूल करके पहले गोलगप्पे परचेज करने चले जाते हैं। तो देखो यहाँ पर तीनों चीजें प्रेजेंट हैं, स्टिमुलाई, रिस्पॉन्स एंड बिहेवियर। स्टिमुलाई क्या है? स्टिमुलाई है गोलगप्पे, दूसरा है आपके मुंह में पानी आना, ये है रिस्पॉन्स, और तीसरा है बिहेवियर, जब आप गोलगप्पे परचेज करने चले जाते हैं। तो हमारा जो बिहेवियर होता है वो डिपेंडेंट होता है हमारे रिस्पॉन्सेस पर, और हमारे रिस्पॉन्सेस होते हैं एज पर स्टिमुलस। जैसी स्टिमुलाई होती है वैसा ही हमारा रिएक्शन होता है, और जैसा हमारा रिएक्शन होता है वैसा ही हमारा बिहेवियर होता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर जॉन वाटसन ने अपोज किया इंट्रोस्पेक्शन प्रोसेस पर, क्योंकि ये सब्जेक्टिव इन नेचर है, इसे हम वेरीफाई नहीं कर सकते, इसे हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो हमें साइकोलॉजी में बिहेवियर को स्टडी करना चाहिए, क्योंकि बिहेवियर ऑब्जर्वेबल होता है, ये वेरीफिएबल होता है। क्लियर? अब देखो, जॉन वाटसन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय इवान पावलोव ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग एंड बीएफ स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी जब मैं आपको लर्निंग का चैप्टर पढ़ाऊंगी। इवान पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी और बीएफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी कि किस तरह से हमारा बिहेवियर चेंज होता है, किस तरह से हमारे बिहेवियर में कंडीशनिंग होती है। जो इवान पावलोव थे, इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग में एक डॉग पर एक्सपेरिमेंट करके ये बताया था कि जैसे ही बेल बजती है किस तरह से डॉग के मुंह में सलाइवा सीक्रेट हो जाती है। तो ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी जब मैं आपको लर्निंग का चैप्टर बताऊंगी। अभी आप सिर्फ इतना समझ लो कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, रिस्पॉन्सेज एंड स्टिमुलाई। क्लियर? अब नेक्स्ट आते हैं सिगमंड फ्रॉइड। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने डेवलप किया था साइको एनालिसिस टू अंडरस्टैंड एंड क्योर डिसऑर्डर्स। जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उन्हें अंडरस्टैंड करने के लिए, उन्हें क्योर करने के लिए थ्योरी डेवलप की थी सिगमंड फ्रायड ने। ये मैं आपको डिटेल में 12th क्लास में पढ़ाऊंगी। अभी आपको क्या समझना है कि सिगमंड फ्रायड के अकॉर्डिंग ह्यूमन इज मोटिवेटेड बाय अनकॉन्शियस डिजायर फॉर ग्रेटिफिकेशन ऑफ प्लेजर। देखो सिगमंड फ्रायड क्या कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग तभी मोटिवेटेड होता है किसी भी काम को करने के लिए जब वो अपनी अनकॉन्शियस डिजायर को फुलफिल करना चाहता हो, वो प्लेजर को फील करे, उसे ग्रेटिफिकेशन मिले। ज्यादातर इनकी बातों में सेक्सुअल डिजायर की बात की गई थी, जिसे बहुत ज्यादा अपोज किया गया था। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अपोज किया था कि अनकॉन्शियस डिजायर फॉर ग्रेटिफिकेशन ऑफ प्लेजर में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं जिन्हें करने के लिए पर्सन मोटिवेटेड होता है और उसे प्लेजर मिलता है जब वो अपने डिजायर को फुलफिल करता है तब। क्लियर? इसके बाद आते हैं कार्ल रोजर्स एंड अब्राहम मैस्लो। इन्होंने डेवलप किया है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। देखो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच किस चीज पर फोकस करता है? फोकस्ड ऑन फ्री विल ऑफ ह्यूमन एंड देयर नेचुरल स्ट्राइविंग टू ग्रो। देखो कार्ल रोजर और अब्राहम मैस्लो फोकस करते हैं ह्यूमन नीड्स पर। वो कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग हमेशा स्ट्राइव करता रहता है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जब तक वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीव ना कर ले। सबसे पहले हर इंसान अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स जिसमें आते हैं फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, उन्हें सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। इसके बाद आती है उसकी सेफ्टी नीड्स, जिसमें आती है उसकी लाइफ की सेफ्टी और उसकी जॉब की सेफ्टी। जब वो अपनी इस नीड को भी सेटिस्फाई कर लेता है तब आती है बिलोंगिंगनेस नीड्स, जिसमें वो अपने रिलेशंस डेवलप करता है सोसाइटी में। जब वो इस नीड को भी सेटिस्फाई कर लेता है तब वो एस्टीम नीड को सेटिस्फाई करने के बारे में सोचता है, जिसमें आती है उसकी सोशल रिकॉग्निशन। और लास्ट में आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी जिस गोल को वो अपनी लाइफ में अचीव करना चाहता है,
जब उस गोल को वो अचीव कर लेता है तब वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को सेटिस्फाई कर लेता है। तो यहाँ पर ह्यूमन बीइंग हमेशा नेचुरली स्ट्राइव करता है इन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ये आता है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में। दूसरा देखो, ह्यूमन बीइंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग भी अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग भी वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है। ये सब आएगा कार्ल रोजर्स एंड अब्राहम मैस्लो की ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में। नेक्स्ट आता है कोग्निटिव पर्सपेक्टिव। देखो, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव दो चीजों से मिलके बना है, एक है गेस्टोल्ट थ्योरी और दूसरा है स्ट्रक्चरलिज्म। इसमें क्या होता है, हाउ वी नो अबाउट द वर्ल्ड। जो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है ये फोकस करता है कि हम संसार के बारे में किस तरह से जानते हैं, हम कैसे वर्ल्ड के बारे में जानकारी रखते हैं। तो वो आता है हमारे कॉग्निशन के थ्रू। कॉग्निशन में क्या आता है, इट इन्वॉल्व्स नोइंग, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, परसेविंग, मेमोराइजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेट्रा। देखो, कॉग्निशन में क्या होता है कि जो भी हमारी मेंटल प्रोसेस की एक्टिविटीज होती हैं, जो भी हमारी थिंकिंग, रीजनिंग होती है, जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्लाई करते हैं, किसी चीज को मेमोराइज करते हैं, उसके बारे में हम सोचते हैं, अपने आइडियाज देते हैं, तो ये सब आता है कॉग्निशन में। तो कुछ साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि ह्यूमन माइंड इज लाइक अ कंप्यूटर। कुछ साइकोलॉजिस्ट का कॉग्निटिव अप्रोच में ये ओपिनियन है कि ह्यूमन का माइंड बिल्कुल कंप्यूटर की तरह से वर्क करता है। जैसे देखो, कंप्यूटर सबसे पहले किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद वो प्रोसेसिंग करता है, फिर वो ट्रांसफॉर्म करता है, स्टोर करता है और फाइनली वो रिट्रीव करता है। इसी तरह से हमारा माइंड भी किसी इंफॉर्मेशन को सबसे पहले रिसीव करेगा और फाइनली वो उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करता है। लेकिन देखो, जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसमें साइकोलॉजिस्ट ने डेवलप किया कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच, एज ह्यूमन कंस्ट्रक्ट देयर माइंड थ्रू एक्सप्लोरेशन इन फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड। देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि जब ह्यूमन बीइंग सोशल वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में एक्सप्लोरेशन करता है, नई नई इन्वेंशन करता है, तो वो अपने माइंड को कंस्ट्रक्ट करता है। इसी वजह से इसे नाम दिया गया है कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच। क्लियर? कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच में क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग नई से नई एक्टिविटीज अपने माइंड में डेवलप करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, नई स्कीमा बनाता है, नई इमेजेस डेवलप करता है, नई थॉट्स डेवलप करता है, जब वो इंटरेक्शन करता है फिजिकल वर्ल्ड में और सोशल वर्ल्ड में। अब देखो, यहाँ पर दो साइकोलॉजिस्ट हैं, एक है पियाजे और दूसरे हैं वाइगोत्स्की। पियाजे क्या कहते हैं, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर माइंड। वो कहते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपना माइंड खुद ही कंस्ट्रक्ट करते हैं विदाउट हेल्प ऑफ देयर एडल्ट। लेकिन पियाजे के व्यू पॉइंट को वाइगोत्स्की अपोज करते हैं। वो कहते हैं चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर माइंड विद द हेल्प ऑफ एडल्ट। वो कहते हैं कि बच्चे जब अपने माइंड को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो एडल्ट की हेल्प से करते हैं, वो कल्चरल इंटरेक्शन में अपने माइंड को डेवलप करते हैं। जब वो अपने फैमिली मेंबर्स से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से इंटरेक्ट करते हैं तब उनके माइंड में कंस्ट्रक्शन होता है। तो यहाँ पर दोनों के व्यू पॉइंट एक दूसरे से वेरी करते हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों के माइंड में जो कंस्ट्रक्शन होता है वो उनका खुद का अपना कंस्ट्रक्शन होता है, और वाइगोत्स्की कहते हैं कि एडल्ट की हेल्प से ही चिल्ड्रन के माइंड में कंस्ट्रक्शन होता है। क्लियर? तो ये सारा आता है इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। होपफुली आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सारे टॉपिक मैं आपको एज पर एनसीईआरटी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू सो मच।